के लिहाज से और एक शेप के लिहाज से। बट हेयर आर सम डिस्ट्रीब्यूशंस सम वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इस तरह के वेरिएशंस हैं जो कि ना तो साइज के रिलेटेड है, ना शेप के रिलेटेड है, ना हीमोग्लोबिन के रिलेटेड है, बल्कि वो इसलिए होते हैं कि रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर या पेरिफेरल स्मेयर में रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। और कुछ और भी आगे आ रहा है जिसमें रेड ब्लड सेल के अंदर कुछ एक्सटर्नल बॉडीज आ जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। तो ये दो टाइप्स आज पढ़ेंगे। दिस फर्स्ट टाइप इज रोलेक्स फॉर्मेशन। तो रोलेक्स फॉर्मेशन और यूलेक्स फॉर्मेशन ये नॉर्मली रेड ब्लड सेल एक दूसरे के ऊपर स्टेक बन जाते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टेक्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिजेंबलिंग अ स्टेक ऑफ कॉइन्स। जिस तरह एक दूसरे के ऊपर सिक्के के रखे जाते हैं, या कोई भी बिस्किट्स हो, पकोड़े हो, जो भी हो, कुछ भी हो जो जिसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, इस तरह की अपीयरेंस उसकी बन जाती है। तो दिस इज वन रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरह। सेम गोज हेयर। और ये क्या है? दीज आर कॉल्ड रोलेक्सेस ऑफ आरबीसीज या रोलेक्सेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। किस किस कंडीशन में पाया जाता है? तो हाइपर फाइब्रोजिनीमिया। फाइब्रिनोजिन जो है नॉर्मल से जब ज्यादा हो जाता है, फाइब्रिनोजिन क्या करता है? वो उसका फंक्शन है प्रोकोगुलेट, ठीक है। तो जब फाइब्रिनोजिन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, वो क्या करेगा? वो रेड ब्लड सेल्स को एक दूसरे के ऊपर फिक्स करेगा, ठीक है। और हाइपर ग्लूबोलिनीमिया, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी रेड ब्लड सेल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रोलेक्स बनाएंगे। The second abnormality of distribution is red cell agglutination। तो एग्लूटिनिन आप ऑलरेडी जानते होंगे या एग्लूटिनेशन ऑलरेडी जानते होंगे। एग्लूटिनेशन लीड्स टू क्लम्पिंग, ठीक है। एग्लूटिनेशन इज अ फिनोमिना जिसमें रेड ब्लड सेल्स आपस में मिल जाते हैं और फाइब्रिनोजन के जरिए उनका मेशवर्क बन जाता है, क्लम्प बन जाता है। जिस तरह ये जो अगर आप देखें, इधर लिखा है ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है। दीज आर एक्चुअली ड्राइंग्स नॉट पिक्चर्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है। और अगर इधर आप देखें तो ये एक एग्लूटिनेशन बन गया, एक क्लम्प बन गया, ये दूसरे एग्लूटिनेशन बन गया, ये तीसरे एग्लूटिनेशन बन गया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? इरेगुलर क्लम्प्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। पेरिफेरल स्मेयर के अंदर या स्मेयर के अंदर आपके साथ क्या होता है? इरेगुलर क्लम्प्स होते हैं। इस तरह नहीं कि ब्लड पूरा क्लम्प ही होगा, बीच में कुछ सिंगल सेल्स भी होंगे, लेकिन अक्सर जो है वो ब्लड क्लम्प इरेगुलर क्लम्प्स की फॉर्म होता है, ठीक है। और किस कंडीशन में पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन टू कंडीशन। द फर्स्ट वन इज इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। कोई इस तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए जो इनकम्पैटिबल हो, मतलब दोनों के जो ब्लड ग्रुप्स हो वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सके, तो जिसको वो ब्लड दी जाए उसके ब्लड में इस तरह के ग्लूटिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। और द लास्ट वन, इन्फ्यूजन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिसमैच प्लाज्मा। ब्लड तो थोड़ा भी हो जाए ना तो उसमें क्लम्स आ जाता है। प्लाज्मा थोड़े से ज्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा सा मिसमैच प्लाज्मा हो जाए, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो इट्स ओके। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में हो जाए तो इट वुड आल्सो बी लीडिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि प्लाज्मा में ऑलरेडी डोनर के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। दिस नेक्स्ट वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। तो द फर्स्ट इंक्लूजन बॉडी हियर इज होल जोली बॉडीज। और मॉर्फोलॉजी इनकी क्या है? तो स्मॉल राउंड फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस टर्निंग रेडिश ब्लू टू ब्लैक ब्लू और ब्लू बैक रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस। जो हमने पाइक्नोसिस का फिनोमिना पढ़ा था वो ये था कि पाइक्नोसिस के दौरान न्यूक्लियस पूरा का पूरा बॉडी से निकल जाता है, सॉरी रेड ब्लड सेल से निकल जाता है। और जो मेच्योर रेड ब्लड सेल होता है वो न्यूक्लियस लेस होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बट इन दिस कंडीशन अगर आप देखें, दिस इज अ रेड ब्लड सेल और उसके अंदर जो बीच डॉट नजर आ रहा है जिसके ऊपर अभी ये पॉइंटर लेजर है, तो दिस इज अ होवेल जॉली बॉडी। सेम गोज फॉर दिस सेल एंड सेम गोज फॉर दिस सेल, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियस के रिमेन्स है जो फुली इधर से निकले नहीं है, ठीक है। इस सेल में भी एक होवेल जॉली बॉडी प्रेजेंट है। कौन कौन से कंडीशन में पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन टू कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज पोस्ट स्प्लीनेक्टमी and the second one is megaloblastic anemia. This next variation of inclusion bodies is sideroblastic granules or siderotic granules, or also known as Pappenheimer bodies, ठीक है। होते क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है इनकी? दे appear as dense blue irregular granules composed of hemosiderin occurring near the periphery of cells. Their presence is related to iron overload. क्या है? ब्लू कलर के, डेंस ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे, डेंस ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे है या यहाँ पे है, या अगर इस सेल में आप ध्यान दें तो ये देखें बाकी सारा सेल है और इसमें इस साइड पे ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स है सेम यहाँ पर, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? ये हीमोसिड्रिन की वजह से होते हैं। हीमोसिड्रिन ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ा था।
कि हीमोसिडेन इज प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन जिसका आयरन के साथ, आयरन मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेशन है, ठीक है। और ये किस कंडीशन में पाए जाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड टू आयरन ओवरलोड। कोई भी कंडीशन जिसमें बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाए तो उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये रीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया में आयरन ओवरलोड क्यों होगा। ये जब एनीमियास पढ़ेंगे तो वहां पर सब पढ़ लेंगे। This next variation in erythrocyte inclusion bodies is basophilic stippling. As the name indicates, तो basophilic granules type होंगे रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। स्टिपलिंग मतलब ग्रेनुल्स। मॉर्फोलॉजी क्या है इनकी? फाइन टू कोर्स, फाइन भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं। डीप ब्लू टू पर्पल, कलर उसका क्या होगा? ब्लू भी हो सकता है और पर्पल भी हो सकता है। स्मॉल बट मल्टीपल, और छोटे छोटे होंगे लेकिन मल्टीपल होंगे बहुत सारे। इंक्लूजन ऑफ वेरिइंग साइज, साइज उनका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस सेल पे ध्यान दें तो इधर आप देखिए छोटे ग्रेन्यूल्स भी नजर आ जाएंगे और बड़े ग्रेन्यूल्स भी नजर आ जाएंगे, और फाइन भी कुछ है, जिस तरह इस साइड पे फाइन है लेकिन यहाँ पर रफ है, कोर्स है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड बेजोफिलिक स्टिपलिंग्स, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह होते हैं जिस तरह बेजोफिल के ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड इन थैलेसीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया एंड liver diseases. This next variation in inclusion bodies is called Haynes bodies. These are actually all named after the scientists, ठीक है। Haynes bodies और Heinz bodies. So these represents denatured hemoglobin within a cell. एक रेड ब्लड सेल है, उसको इंजरी हो गई तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो डीनेचर हो जाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन, उसकी जो मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपी के अंदर नजर आती है तो उसको हेन्स बॉडीज कहा जाता है। और किस तरह उसको स्टैंड करते हैं? विद अ सुप्रावाइटल स्टेन लाइक क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। नॉर्मली हम रेड ब्लड सेल्स को जेम्सा स्टेनिंग करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में स्पेसिफिकली डॉक्टर एडवाइज करता है कि आप हिंज बॉडीज देखें, तो फिर उसके लिए हम सुप्रावाइटल स्टेन्स करते हैं, और वो कौन कौन से? उसमें से एक क्रिस्टल वायलेट स्टेन है, तो नॉर्मली ये करते हैं। हिंज बॉडीज अपेयर एज राउंड ब्लू प्रेसिपिटेट्स, राउंड ब्लू प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। इधर अगर आप इस कंडीशन में देखें ना, तो ये एक सेल है पूरा, और इसके एक साइड पे यहाँ पर एक राउंड स्ट्रक्चर आया हुआ है, जिस तरह यहाँ पर ये है, ठीक है। दिस इज अ जेम्सा स्टेन, ये वाला जेम्सा स्टेन है। और अगर उसी सेम स्लाइड के लिए फिर क्रिस्टल वायलेट स्टेन किया जाए तो दिस इज दैट क्रिस्टल वायलेट स्टेन। तो ये एक रेड ब्लड सेल है, और उसके एंड पे क्या है? एक डॉट नजर आ रहा है, एक डॉट या एक राउंड बॉडी नजर आ रही है, प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है। और दीज नॉर्मली लुक्स लाइक रिंग्स। अगर आप देखें तो दिस इज वन रिंग, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, ठीक है। Presence of heme bodies indicates red cell injury and is usually associated with G6PD deficiency. फर्स्ट सेमेस्टर में G6PD काफी डिटेल में पढ़ा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और होपफुली फोर्थ में दोबारा भी पढ़ेंगे। तो एक एंजाइम है, जब उसकी डिफिशियंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर रेड ब्लड सेल्स को इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है, और उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल में हेन्स बॉडीज पाए जाते हैं फिर। This next type of inclusion bodies is called Cabot rings, और मॉर्फोलॉजी इनकी क्या है? रेडिश ब्लू थ्रेड लाइक रिंग्स इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ सिवियर एनीमिया। नॉर्मली क्या होता है, जब आप पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं और पेशेंट को सिवियर एनीमिया हो तो वी लुक फॉर दिस थिंग, अदरवाइज हम इसके लिए नहीं देखते क्योंकि ये बहुत रेयर है। सिवियर जूम स्लाइड है, बहुत ज्यादा जूम करने के बाद उसमें अगर आप देखें, इसमें एक 8 नजर आ रहा है, यहाँ पर इस तरह नजर आया कि तार से किसी ने 8 लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर द रेमनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो तार नजर आ रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड अपेयर एज अ रिंग ऑफ फिगर 8 पैटर्न। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो सेल के अंदर रह जाता है ड्यू टू सीवियर एनीमिया। फीडबैक मैकेनिज्म वाला सारा प्रोसेस अपने दिमाग में लाए कि सेल को पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेशन में जल्दी आना है, ठीक है। तो जल्दी की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर रह जाता है, और उस मेम्ब्रेन से एक 8 लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस 8 लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कैबिट रिंग कहते हैं। Very rare finding in patients with megaloblastic anemia, severe anemia, lead poisoning and dyserythropoiesis। तो बहुत रेयर है ये कंडीशन, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ बहुत स्पेसिफिक रेयर एनीमियाज है उसमें मिल जाता है। और कौन कौन से एनीमियाज है वो ये कंडीशंस है। अच्छा, कुछ डिजीजेस भी है जिसमें रेड ब्लड सेल के अंदर जो हमारे पास पैरासाइट्स आते हैं, तो उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरासाइट इज मलेरिया। और ये रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, और ये रेड ब्लड सेल के अंदर ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं या यहाँ पे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो दीज आर मलेरियल पैरासाइट्स, जिनको नॉर्मली प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम। एक रेड ब्लड सेल का 3D पिक्चर है, 3D मॉडल है,
और उसके अंदर ये जो नज़र आ रहे हैं डॉट्स टाइप, दीज आर प्लाज्मोडियम्स और मलेरियल पैरासाइट्स। अच्छा, इस स्लाइड में आपको बहुत सारे डिफरेंट स्लाइड्स दिए, अबाउट 4, और उसमें से डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिखा भी है, तो बिफोर लुकिंग एट दैट इसको आप देखें, ये सेल कौन सा है, इसको देखें जिस जहाँ जहाँ पे एरो है, और अपने पास लिख के कि ये कौन कौन से सेल है। वंस यू डू दैट, स्टॉप द वीडियो देयर। वंस यू डू दैट, उसके बाद रिज्यूम करें, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है डिपिक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजीज दैट में अपीयर ऑन अ पेरिफेरल स्मीयर शोइंग। तो पहला वाला क्या है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग है। ठीक है, दिस वन राइट हेयर, दिस इज अ बेजोफिलिक स्टिपलिंग। द सेकंड वन राइट हेयर, बी क्या है, बी इज होल जॉली बॉडीज, ये रहा ये। ठीक है, सी क्या है, सी इज कैबट रिंग्स। तो जरूरी नहीं कैबट रिंग हमेशा 8 की तरह ही नजर आ जाए, इस तरह इंडेंटेड किडनी की तरह भी नजर आ सकता है, इस तरह भी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हेन्स बॉडीज। तो जरूरी नहीं कि हीन्स बॉडी जो हमने उधर पढ़ा था वो एक ही साइड पे था, यहाँ पे एक साइड पे नहीं है बल्कि मल्टीपल साइड्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छा, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि आपने सेल्स पे या स्लाइड बनाने में जो प्रोसीजर परफॉर्म किया, उस प्रोसीजर के दौरान आपके स्लाइड जो फिक्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स जो फिक्स हो गए, या चाहे स्लाइड हो जो फिक्स हो गया, उसके अंदर कुछ गंद आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीजर, तो उस गंद को हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं फिर। ठीक है, किस तरह होते हैं फिक्सेशन आर्टिफैक्ट इज द टर्म यूज्ड फॉर द आर्टिफैक्ट दैट अकर व्हेन देयर इज वाटर इन द मिथेनॉल यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ ब्लड फिल्म। अगर आपको याद हो, हमने पेरिफेरल फिल्म बनाने के स्टेप्स पढ़े थे, और उसमें एक स्टेप ये था कि आफ्टर आफ्टर मेकिंग अ स्मेयर ऑन द स्लाइड, हम उसको ड्राई करते हैं, और ड्राइंग के बाद उसको फिक्स करते हैं विद इथेनॉल और मिथेनॉल। तो इन दिस केस यहाँ पे क्या है कि उस मिथेनॉल या इथेनॉल में आपने वाटर मिक्स किया है, या किसी और ने वाटर मिक्स किया हुआ है, और उस वाटर की वजह से फिर आपके पास जो स्लाइड बनता है उसमें आर्टिफैक्ट आता है। किस तरह आर्टिफैक्ट, दिस लीड्स टू रिफ्रेक्टाइल रिंग्स इन रेड सेल एंड मेक इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू असेस रेड मॉर्फोलॉजी। रिफ्रेक्टाइल मतलब उस पे जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, जिस तरह अगर आप देखें यहाँ पे जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर आपको इस तरह लगता होगा कि जो सेंट्रल पेलर एरिया है वो ज्यादा है, हालांकि ये सेंट्रल पेलर एरिया ज्यादा नहीं है। इधर अगर आप देखें इस सेल में काफी वाज़ेह नजर आ रहा है कि सेंटर में एक और रिंग बना हुआ है, रिफ्लेक्टाइल रिंग बना हुआ है, जो कि वाटर की वजह से होता है इन द मिथेनॉल ड्यूरिंग फिक्सेशन। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, तो इन सेल्स में वो रिफ्लेक्टाइल रिंग बना हुआ है। If you have any questions or queries, you can reach out to me on this number or this email। और या आप लोगों के VLE का जनरल डिस्कशन डैशबोर्ड जो है वो ओपन रहेगा, उस पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।